गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम चैप्टर पढ़ रहे थे जैव रसायन अर्थात बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हमने अभी तक पढ़ा था एक मुख्य टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है ना, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड हमने पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। अब हम इस जैव रसायन के अंदर जैव अणु के रूप में कार्बोहाइड्रेट के बाद में हम दूसरा जो आएगा वो मुख्य है प्रोटीन। ठीक है, चलते हम प्रोटीन। तो प्रोटीन है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द प्रोटियोस। प्रोटियोस का अर्थ होता है प्राथमिक महत्व, यानी प्राथमिक महत्व का अर्थ ये हो गया कि सबसे ज्यादा पहले काम आने वाला यौगिक, उसका प्रोटियोस का अर्थ ये होता है। तो प्रोटीन क्या है कि सभी जीव जंतु के अंदर सबसे पहले महत्वपूर्ण अणु होता है, वो होता है प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन है ये हमारे प्रोटीन प्राथमिक महत्व का तत्व क्यों है या अणु क्यों है, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर उपस्थित ऐसे जैव अणु जो हमारे शरीर की वृद्धि और शरीर का अनुरक्षण, अनुरक्षण अनु का मतलब थोड़ा, रक्षण का मतलब रक्षा करना, थोड़ी रक्षा करना। अब रक्षा करने वाला अगर कोई अणु होता है तो अगर अपने को कोई पीट दे तो प्रोटीन कैसे बचाएगा अपने को। अब सोचते हैं कोई प्रोटीन आकर के खड़ा थोड़ी होगा सामने, नहीं। अगर अपने को चोट लग गई, घाव उत्पन्न हो गया, उस घाव को ठीक करने के लिए प्रोटीन ही कार्य करता है। अभी जैसे हम देश के अंदर जो लॉकडाउन है वो क्यों है, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या है कि एक ऐसा विषाणु है, ठीक है ना, विषाणु है ना, वायरस, जीवाणु है ना, बैक्टीरिया, जो वायरस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश करते ही उनका अलग अलग रूप से किसी न किसी प्रकार के अपने शरीर के अंदर जो अणु होते हैं उनको नष्ट करना शुरू कर देते हैं या किसी प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी वायरस है, अपने शरीर में जाते हैं, जाते ही क्या करते हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन प्रोटीन है उन वायरस से उत्पन्न होने वाले, या वायरस है वायरस को नष्ट करते हैं, या वायरस से उत्पन्न जो रोग है उन रोगों से हमें बचाते हैं। ठीक है ना, तो वो किस तरह से, जैसे अगर टॉपिक आ गया और अभी चल रहा है तो इसमें ध्यान देना, अगर कोई भी वायरस है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो वायरस की जो तीव्रता होती है वो निर्भर करती है, आपने टीवी के अंदर देखे होंगे ये डायग्राम ऐसे बने रहते हैं वायरस के लिए, ऐसे ये स्ट्रैंड होते हैं। स्ट्रैंड का मतलब ये वायरस के हाथ है भैया, ठीक है, ये हाथ होते हैं और इनके द्वारा, ये स्ट्रैंड होते हैं, इनके द्वारा वायरस क्या करता है, अपने शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको जकड़ लेता है। ठीक है, जब ये वायरस है कमजोर होगा, कमजोर तभी होगा कि जब वो सिंगल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, यानी उसके केवल पकड़ने के लिए एक हाथ ही होगा। तो हम क्या करते हैं, प्रोटीन है उस एक हाथ को आसानी से छुड़ा सकता है और हमें उस अणु पर जो आक्रमण कर रहा है वायरस, उसको हटा देगा। अगर ये डबल स्ट्रैंड हो ऐसे ऐसे, ठीक है, वायरस है डबल स्ट्रैंड, तो वो और ताकतवर हो जाता है। तो इसको छुड़ाने के लिए प्रोटीन है इतना सफल नहीं हो पाता। अब जो ये प्रोटीन है
हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण है, यानी रोगों से बचाव करता है। तो क्या करता है कि प्रोटीन है, जैसे ही कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है शरीर में प्रवेश करता है तो इन स्ट्रैंड, इन हाथों को वो बांध देता है ऐसे, ये प्रोटीन इस तरह से बांध देता है। तो फिर ये वायरस किसी भी शरीर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, अणु है, उससे जुड़ नहीं पाता है। तो इस तरह से प्रोटीन है हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, अब प्रोटीन है तो वास्तव में प्रोटीन है अपने शरीर के अंदर वृद्धि और अनुरक्षण है। तो इसके अलावा ये प्रोटीन है हमारे शरीर के अंदर किन रूपों में होता है, तो बाल है, नाखून है, त्वचा है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, एंजाइम है, कुछ हार्मोन है, वो सब क्या होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अब देखो अपने जो बाल है, नाखून है, त्वचा है, जो ब्लड के अंदर, खून के अंदर हीमोग्लोबिन है, शरीर के अंदर एंजाइम है, ये सब चीजें हैं किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से। इसका मतलब इन सब चीजों को, बाल, नाखून, त्वचा, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, हार्मोन, तो इनको बनाने के लिए क्या चीज काम आ रही है, प्रोटीन। और यही क्या करते हैं, जैसे बाल है, नाखून है, त्वचा है, हीमोग्लोबिन है, एंजाइम है, हार्मोन है, यही हमारे शरीर को बनाए रखते हैं। और ये सब किससे मिलकर बने रहते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है, वृद्धि तो होती है, साथ में क्या हो रहा है, शरीर की अनुरक्षा भी हो रही है, थोड़ी रक्षा भी हो रही है। तो इस तरह से अगर आता है क्वेश्चन, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अवयव हैं जो प्रोटीन के बने रहते हैं, तो बाल है, नाखून है, त्वचा, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, कुछ हार्मोन, सारे हार्मोन नहीं होते, कुछ हार्मोन है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब देखते हैं हम प्रोटीन का संगठन। प्रोटीन का संगठन, तो अब प्रोटीन क्या है वो देखना। सभी नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी नाइट्रोजन, देखो N होना चाहिए उसमें, और जटिल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा अणु होता है, वो कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्या हो, कार्बन हो, तो उस कार्बनिक यौगिक के अंदर क्या रहना चाहिए, नाइट्रोजन है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। तो प्रोटीन का संगठन में, अब प्रोटीन के अंदर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन तो है ही, ठीक है। अगर हम कार्बन यौगिक देखें तो इसमें क्या रहेगा, कार्बन, सी हो जाएगा। कार्बन है तो इसके अंदर कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, और हाइड्रोजन है तो साथ में ऑक्सीजन भी होगा, तो ये O आ गया। और थोड़ी मात्रा में इसके अंदर अगर कई जगह सल्फर S भी होता है। इसके अलावा ये तत्व तो मुख्य रूप से है, ये हो गए प्रोटीन के मुख्य तत्व। क्यों हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोटीन का संगठन, अर्थात प्रोटीन का एक अणु किस प्रकार के भिन्न भिन्न परमाणु या तत्वों से मिलकर बनता है ना, उसके बारे में जानकारी संपूर्ण, वही कहलाता है प्रोटीन का संगठन। ठीक है, तो इसमें लिखा है यहाँ पर सभी नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये हो सकते हैं। ठीक है ना, सल्फर भी सब में नहीं होता लेकिन होते हैं सल्फर। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आयोडीन,
ये भी कुछ मात्रा में हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है जुड़ा हुआ, पी रह गया, और आयरन, फास्फोरस पी, ठीक है, एफ आ गया, कॉपर है, Cu भी हो सकता है, ठीक है, और जिंक है, Zn हो गया, और मैग्नीज Mn, ये हो गए अन्य तत्व। तो प्रोटीन के अगर संगठन का हम अध्ययन करते हैं तो प्रोटीन के अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये तत्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य सब में जरूरी नहीं ये हो, लेकिन कई ऐसे प्रोटीन होते हैं उसके अंदर आयोडीन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, मैग्नीज भी होता है। तो ये सब क्या है, प्रोटीन के संगठन में भाग लेने वाले तत्व हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर हम प्रोटीन हैं इनको हम किस तरह से, अगर इनको देखें, नाम लिखें, तो प्रोटीन हमें, जैसे अगर रासायनिक संगठन है या प्रोटीन का संगठन है तो कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। कैसे प्रोटीन का रासायनिक संगठन, वो किस पर निर्भर करता है। हमने पढ़ा कि रासायनिक संगठन में ये तत्व होते हैं, लेकिन ये किसी में होते हैं, किसी में कोई नहीं होता, किसी में दूसरा, ये तो सब में रहेंगे, ये तो रहेंगे सब में। कोई भी ऐसा प्रोटीन है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं हुआ, ये सब में रहेगा। अब क्या होता है, एडिशनल ये भी थोड़े अधिक मात्रा में होते हैं, ये अन्य है, हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। तो ये निर्भर किस पर करता है, फिर भी हम उसको प्रोटीन कहते हैं। क्यों? प्रोटीन का संगठन कोई निश्चित नहीं होता है। इसका कारण क्या रहेगा? क्योंकि हम प्रोटीन है किसी एक पदार्थ से प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों? जिस स्रोत है, स्रोत प्राप्ति किससे प्राप्त करें? स्रोत के आधार पर प्रोटीन का संगठन भिन्न भिन्न होता है। अब कैसे? यदि हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं, अगर हम प्रोटीन है दाल से प्राप्त कर रहे हैं, तो दाल में जो प्रोटीन है उसमें कोई कोई इनमें से एक तत्व रहेगा या नहीं रहेगा? ये तो सब मरेंगे, ये सब मरेंगे। अगर दाल में, अगर मान लीजिए वो सभी दालों में एक समान नहीं है, अगर हम चने की दाल लें, ठीक है, मसूर की दें, तो इस तरह से हमें सोयाबीन की दाल लें, तो इनके अंदर जरूरी नहीं है कि जब दाल शब्द आ गया तो सब में प्रोटीन एक समान ही रहेगा, नहीं। हर एक प्रकार की दाल है जो अलग अलग स्रोत से प्राप्त होती है, चने से, सोयाबीन से, ठीक है ना। तो जैसे वो अलग रहेगी तो उसका संगठन भी है वो अलग अलग रहेगा। तो हम कोई एक प्रोटीन का निश्चित संगठन है, भाई यही होता है। जैसे H2O है, H2O के अंदर H और O है, दो ही होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता, तीसरा नहीं होता है। तो इसमें ये अगर ये मुख्य मान लिया तो इसमें सल्फर भी हो सकता है किसी में। अगर मान लीजिए दालों में सल्फर होता है तो एक दाल ऐसी होती है उसमें सल्फर होगा भी नहीं, तो ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो प्रोटीन का जो रासायनिक संगठन है वो निर्भर किस पर करता है कि हम वो प्रोटीन कौन से पदार्थ से प्राप्त कर रहे हैं, है ना। स्रोत है, उस स्रोत के आधार पर वो प्रोटीन है उसका संगठन भी क्या होगा, बदल जाता है। तो कोई एक रूप से हम ये नहीं लिख सकते कि प्रोटीन है इसका रासायनिक संगठन ये होता है। ये परिभाषा में रहता है कि उसमें नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। तो हम प्रोटीन को परिभाषित करते हैं, संगठन के आधार में परिभाषित करते हैं। तो प्रोटीन की जो परिभाषा है वो हुई नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक
जो शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण का कार्य करते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहता है कि परिभाषा है अपने आप अलग होती है, लेकिन सब चीजों को परिभाषित लेकर के परिभाषित करना मुश्किल होता है। लेकिन अपने प्रोटीन क्या है, प्राथमिक महत्व का है। प्राथमिक महत्व का इसलिए कहते हैं प्रोटीन को क्योंकि ये शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो डेफिनेशन है, परिभाषा क्या हुई, नाइट्रोजन वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो और जटिल यौगिक हो और जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोटीन के संगठन के अंतर्गत। प्रोटीन का संगठन याद करना, देखो ये एक मुख्य चीज होती है। हमें कोई भी केमिस्ट्री के अंदर पहला नियम, कोई भी अगर यौगिक होता है वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, और वो जो भी तत्व हैं कितनी मात्रा में है, कौन कौन से तत्व हैं, उनका भार के अनुसार कितनी मात्रा है, आयतन के अनुसार कितनी मात्रा है, कितनी संख्या है, वो सब चीज़ें अगर हम याद करेंगे तो उसका एक ही तरीका होता है। मान लो एक ऐसा यौगिक लिखा है, ऐसे है, अब पता नहीं ये क्या है, जैसे हम इनको तोड़ना चाहिए इस यौगिक को अलग अलग टुकड़ों में, तो हम देखते हैं कि अगर मान लो ये ऐसे टूट गया, किसमें, ए बी सी डी और ई, तो 1 2 3 और 4, ये 4 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है ना, अब इन टुकड़ों को हम पहचानते हैं कि ये टुकड़ा है प्राप्त हुआ छोटा अणु, ये किसका है, ए बी का है, प्रतीकात्मक है भाई, ये किसका है, सी का है, ये किसका है, डी का है, ये किसका है, ई का है। अगर मान लो इसमें से हम देखते हैं कि अपने को ए बी 1 प्राप्त हुआ, सी 2 प्राप्त हो गए, डी 4 हो गए, ई 3 प्राप्त हुए, तो हम ये देख सकते हैं कि जो ए बी सी डी ई है ये एक कंपाउंड है, इस यौगिक है, वो एक ए बी से, एक ए बी छोटे कण से, 2 सी कण से, 4 डी कण से और 3 ई कणों से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, संगठन याद करने के लिए उस यौगिक को तोड़ते जाते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक वो टूट सकते हैं। ठीक है ना, अर्थात वो परमाणु स्थिति में आ जाए। तो हमें यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन है, कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन भी होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो जैसे जैसे वो प्राप्त होंगे वही प्रोटीन का क्या हो गया, रासायनिक, वो याद किया जाता है। तो प्रोटीन का यदि हमें रासायनिक संगठन याद करना हो तो इसका क्या करना पड़ेगा, जल अपघटन। क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। अब जल के द्वारा प्रोटीन अणु को हम तोड़ते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है जल से। तो अब देखो, जैसे ये प्रोटीन है और प्रोटीन का हम पहले आंशिक जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, प्रोटीन का आंशिक है तो थोड़ा जल अपघटन कराए, तब हमें प्राप्त हुआ पेप्टाइड। ठीक है, और पेप्टाइड का हमने पूर्ण जल अपघटन करा दिया तो प्राप्त हुआ अपने को एमिनो अम्ल प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन का यदि हम आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो पहले तो प्राप्त होते हैं पेप्टाइड, ठीक है, और फिर उसका और जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल का जल अपघटन होता नहीं है, इसका मतलब एक अणु के रूप में अपने को लास्ट में जल अपघटन से प्राप्त किया हुआ है,
एमिनो अम्ल प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब ये समझना कि सभी प्रोटीन हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, एमिनो अम्ल से बनते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर उल्टे रूप में लिखें कि अगर हम जोड़ने का ये संगठन याद किया हमने कैसे कैसे प्राप्त हुआ, अगर हम यहां लिखते हैं एमिनो अम्ल, ठीक है, कई एमिनो अम्ल हैं उसको हमने जोड़ दिया और जोड़ते ही क्या प्राप्त होगा अपने को, पेप्टाइड प्राप्त होगा, ठीक है। ये कई एमिनो अम्ल जुड़ करके आपस में जुड़ करके मिल करके पेप्टाइड बनेंगे, ठीक है। और कई पेप्टाइड, ठीक है ना, कई पेप्टाइड ये आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। देखो कई एमिनो अम्ल परस्पर जुड़कर पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड परस्पर जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉली का अर्थ मैंने कल ही बताया बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में पेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो इसलिए हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह से प्रोटीन है तो प्रोटीन हो गया जैव बहुलक हो गया, बहुलक है जिनका अणुभार बहुत अधिक होता है। तो प्रोटीन है, प्रोटीन का अणुभार है वो होता है 10,000 से अधिक। ये ध्यान देना, ऐसे नहीं कि थोड़ा बार, जैसे अगर हम अणुभार के बारे में देखें, जैसे जल का अणुभार 18 होता है, तो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो अम्ल होते हैं उसका हम अणुभार निकालते हैं, फिर कितने अगर वो एमिनो अम्ल मिलते हैं जिससे कि उसका अणुभार क्या हो, 10,000 से जैसे ही ज़्यादा होगा तब वो प्रोटीन के रूप में कार्य करेगा, तब तक वो प्रोटीन के रूप में कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन का न्यूनतम जो अणुभार है वो 10,000 है या फिर इससे ज़्यादा होगा, वो उच्च अणुभार वाले वो प्रोटीन है, ठीक है ना, वो कहलाते हैं वैसे जैव बहुलक, या उसको हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। तो इस तरह से अब ध्यान देना, जल अपघटन से प्रोटीन टूटा है और वापस अगर हम एमिनो अम्ल से पेप्टाइड बनाते हैं तो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं पेप्टाइड बंध से। एमिनो अम्ल है आपस में जब जुड़ेंगे जो बंध बनेगा उस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। और जब पेप्टाइड बंध से एक एमिनो अम्ल जुड़ा, फिर उससे दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जुड़ते जुड़ते पेप्टाइड है वो क्या हो जाएंगे, बहुत अधिक पेप्टाइड हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे। उस पॉलीपेप्टाइड जिसका अणुभार क्या हो, जब 10,000 से ज्यादा हो जाएगा तब हम उसी पॉलीपेप्टाइड को, 10,000 से ज्यादा होगा तभी उसी पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कहेंगे। तो प्रोटीन का अंदर हम जो ये परिभाषा लिखी उसको हम और भी दूसरे रूप में बदल सकते हैं। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बन यौगिक जिनका अणुभार 10,000 से अधिक हो, 10,000 से अधिक हो, उनको हम प्रोटीन कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं एमिनो अम्ल जो परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, उन पॉलीपेप्टाइड का अणुभार 10,000 से अधिक हो, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रोटीन का संगठन है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं, एमिनो अम्लों से। एमिनो अम्ल परस्पर किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा। पेप्टाइड हैं, कई पेप्टाइड मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से ज्यादा हो वही प्रोटीन कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रोटीन का
संगठन पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एमिनो अम्ल के बारे में। एमिनो अम्ल, देखो चैप्टर एकदम इजी है, समझने लायक है। अब एमिनो अम्ल, अब एमिनो अम्ल होते क्या है? एमिनो अम्ल होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर एमिनो समूह NH2, ठीक है, एमिनो समूह भी हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH, ये दोनों समूह यदि कोई एक कार्बनिक यौगिक में हो तो वे एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह NH2 तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH दोनों उपस्थित हों एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें मुक्त अलग से COOH और COOH उससे कोई जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। NH2 है तो NH2, ये दोनों अगर किसी एक ही कार्बनिक यौगिक में हो तो ऐसे पदार्थों को, अणुओं को हम क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। अब चलते हैं हम कि ये दोनों समूह पाए जाते हैं, तो एमिनो अम्लों का नामकरण। अब ध्यान देना, एमिनो अम्ल हैं उनके जो नाम लिखे गए हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो नाम है कोई भी IUPAC या ऐसी पद्धति से नहीं लिए गए। ठीक है ना, तो उन सब के एमिनो अम्ल की क्या नाम है? रूढ़ नाम है। क्या है? रूढ़ नाम है। अब ध्यान देना, जो ये ट्राइबल नेम होते हैं, रूढ़ नेम होते हैं, रूढ़ नाम है। तो ये रूढ़ नाम होते क्या हैं? इसका अर्थ ये होता है कि किसी यौगिकों के ऐसे नाम होते हैं जो हम देखते हैं कि कोई आधार नहीं होता है, हम जैसे जिस पदार्थ से प्राप्त करते हैं ना, स्रोत है, उसके आधार पर ही उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर अगर नाम रहे तो उसका कोई ये तरीका नहीं कि मान लीजिए कोई एक पेड़ पौधों से अपने को प्राप्त हो रहा है, कोई जीव जंतु से प्राप्त हो रहा है, किसी मिट्टी से प्राप्त हो रहा है, किसी जल या समुद्र उस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, किसी नदी से प्राप्त हो रहा है, तो उसके आधार पर ही यदि उसका नाम रख दें तो कोई नामकरण की एक तरीका नहीं होता। तो जितने भी एमिनो अम्ल हैं उन सब के नाम क्या है? रूढ़ नाम है, कि जैसे उनको जिस स्रोत से प्राप्त किया गया है उस आधार पर ही उन एमिनो अम्लों के नाम लिख दिए गए हैं। जैसे 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल। अब इसका यदि हम सूत्र लिखना चाहें, ठीक है, तो सूत्र के अंदर अगर हम लिखें 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा है कि उसके अंदर एमिनो समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल आ गया, एमीन आ गया, 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल। तो अगर इसकी हम एथेनोइक, तो कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए, और ये क्या लिख दिया हमने? COOH, और यहाँ पर जोड़ दिया हमने
NH2। तो ये तो क्या हो गया, एमिनो समूह, ठीक है। और इस कार्बन की संयोजकता हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ के पूरी कर दी। और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का अर्थ क्या होता है, ये ग्लाइसिन नाम क्यों दिया गया, ये रूढ़ नाम है बच्चा, रूढ़ नाम का अर्थ है ग्लाइसिन है। तो ये मीठा होता है, क्या है, ग्रीक लेटिन शब्द है, ग्लाइसिन का अर्थ मीठा होता है। तो ये मीठा होने के कारण, गुण है, स्वाद है, तो इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया, 2 अमीनो एथिनोइक अम्ल का क्या नाम रख दिया, ग्लाइसिन लिख दिया, ठीक है ना। तो मीठा होने के कारण ये ग्लाइसिन है। तो एमिनो अम्लों के जो नाम है वो रूढ़ नाम है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपके इतना है नहीं फिर भी, कि जो एमिनो अम्ल है हमारे ज़्यादा काम आने वाले हैं, हमारा शरीर जिन एमिनो अम्लों से मिलकर बनता है वो सब के सब क्या है, एल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है। एल्फा एमिनो अम्ल है वो क्या होते हैं, एमिनो अम्ल जिनमें NH2 समूह एल्फा कार्बन से जुड़ा हो, यानी एमिनो अम्ल जिनके अंदर NH2 समूह है, एमीन समूह है, ठीक है, समूह है जो एल्फा कार्बन से जुड़ा हो। और एल्फा कार्बन किसे कहते हैं, COOH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन एल्फा कार्बन कहलाता है। अगर हम इसको देखें NH2 समूह, अब यहां पर ये सूत्र लिखा मैंने, NH2CH2COOH, ठीक है। पहले चलते हैं हम एल्फा कार्बन की। COOH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, ये COOH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन क्या हो गया, एल्फा कार्बन, ठीक है। और एल्फा कार्बन आ गया। और यहां पर आगे चलते हैं, एमिनो अम्ल जिनमें NH2 समूह एल्फा कार्बन से जुड़ा, ये NH2 किससे जुड़ा हुआ है, एल्फा कार्बन से, तो ये क्या हो गया, एल्फा एमिनो अम्ल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एमिनो अम्लों के जो भी नाम हैं वो रूढ़ नाम रहेंगे। और ये रूढ़ नाम किस पर आधारित है, स्रोत है, हम कैसे प्राप्त करते हैं, गुण हैं, कोई न कोई उनकी विशेषता होती है, उन विशेषताओं के आधार पर इन एमिनो अम्लों के नामकरण किए जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि एमिनो अम्ल हैं हमारे शरीर के अंदर, वो जितने भी हैं पूरे के पूरे 20 होते हैं। कितने, 20 होते हैं। 20 में से 10 तो होते हैं आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल, और 10 होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन ही अपने शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन आनी चाहिए, और प्रोटीन ही अपने को अगर देखा जाए तो इस कोरोना वायरस से बचा सकती है, ठीक है। तो इसमें आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।